हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका नाम समझ लेते हैं। इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब होता है कि कोई चीज अगर दो क्वांटिटी में होती है तो उसको पेयर बोलते हैं। और लीनियर का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 1। ये हम चैप्टर 2 में अच्छी तरीके से देख चुके हैं कि डिग्री 1 वाले को किस तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। इक्वेशन किसे कहते हैं? तो जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होती है, जिसमें हम LHS और RHS देखते हैं, यानी कि बीच में इक्वल टू होना चाहिए, ऐसी चीजों को हम इक्वेशन कहते हैं। और इक्वेशंस की खासियत होती है कि उनको हम सॉल्व करके अलग अलग वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। टू का मतलब तो आपको पता ही है, टू नंबर की बात कर रहा है। वेरिएबल क्या होता है? तो जो x, y, z ये सब हम इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वैल्यूज बदल सकती है उनको वेरिएबल कहते हैं, और जिनकी वैल्यूज नहीं बदलती उनको कांस्टेंट बोलते हैं। अब इस पूरे का मतलब समझने से पहले आप समझो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो और उसमें दो वेरिएबल हो। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल है x और y। अब इनकी डिग्री 1 है, इसका मतलब इनकी हाईएस्ट पावर कितनी हो सकती है? 1। 1 से ऊपर इनकी पावर नहीं जा सकती, क्योंकि इसने बोल दिया है कि ये लीनियर होनी चाहिए। और ये इक्वेशन है, इसका मतलब LHS और RHS भी होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन कैसे बना सकते हैं? हम बना सकते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू मान लीजिए 5। ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये टू वेरिएबल में भी है। अब इसी तरीके से ऐसी ही हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, तब जाके हमारे पास क्या बन जाएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अगर हमने दूसरी इक्वेशन मान लीजिए बना ली है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 7। तो अब ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बन चुकी है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमको इस चैप्टर में इस तरीके की ही इक्वेशन फॉर्म करनी रहेगी, और फिर हम देखेंगे कि इनको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। इस चैप्टर में हमको यही देखना है। तो अब हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वो एक सिचुएशन कंसीडर कर रहा है, जिसमें बोल रहा है कि अखिला एक विलेज में मेला देखने जाती है। आगे बता रहा है कि अखिला को जाइंट व्हील में राइड लेनी है और उसको हुपला गेम भी खेलना है। हुपला गेम क्या होता है? जिसमें हम रिंग को फेंकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसने दिखाया हुआ है। ये जो गेम है वो हुपला गेम है। इसमें सामान के ऊपर रिंग फेंकी जाती है, और जिसकी भी सामान के ऊपर रिंग अटक जाएगी वो सामान हम जीत जाते हैं। तो इस तरीके से उसको हुपला भी खेलना है और उसको जाइंट व्हील भी घूमना है। अब उसमें वो कुछ कंडीशन बता रहा है, जिसकी मदद से हम अपनी इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। आगे हमको बता रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। अब इस लाइन का मतलब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बता रहा है कि उसने जितनी बार हुपला खेला है वो जाइंट व्हील राइड करने का हाफ है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि अगर हम एक्स से जाइंट व्हील को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे कि एक्स क्या डिनोट कर रहा है कि लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ राइड्स ऑन जाइंट व्हील। तो हुपला के लिए अगर हम y यूज कर लेते हैं, हुपला उसने कितनी बार खेला है वो हम y से डिनोट कर रहे हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से x और y में क्या रिलेशन आना चाहिए कि शी प्लेड हुपला हाफ द नंबर ऑफ राइड्स एज शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। यानी कि अगर उसने x टाइम जाइंट व्हील राइड किया है तो x/2 किसके बराबर होना चाहिए? y के बराबर। इस लाइन को अगर मैथ्स की इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना हो तो वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। और इस चैप्टर में हमको इसी तरीके से बार बार सिचुएशंस को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीखना है। आगे बोल रहा है कि इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3 एंड गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला, प्रोवाइडेड एक और कंडीशन दी गई है कि शी स्पेंट ₹20। आगे उसने बोला है कि जाइंट व्हील को एक बार घूमने के लिए ₹3 लगते हैं और हुपला को एक बार खेलने के लिए ₹4 लगते हैं। तो हमको फाइंड करना है कि उसने कितनी बार हुपला प्ले किया है और कितनी बार जाइंट व्हील घूमा है। और एक और कंडीशन दी गई है कि उसने टोटल ₹20 खर्च किए।
तो अब आप देखिए कि अगर एक बार जाइंट व्हील झूलने में 3 रुपए लगते हैं तो x बार घूमने में कितने लगेंगे, तो आप बोलोगे कि टोटल रुपीज विल बी 3x फॉर जाइंट व्हील। एंड फॉर हुपला हम बोलेंगे कि अगर एक बार हुपला खेलने पे 4 रुपए लगते हैं तो y बार खेलने में कितने लगेंगे, 4y। और इस तरीके से ये जो पैसे जाइंट व्हील में लगे हैं और हुपला में लगे हैं, इनको प्लस करने से उसका पैसा कितना खर्च होना चाहिए, टोटल 20 रुपए। तो हमने इस वाली सिचुएशन को भी मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप देखिए कि हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं जो कि दोनों ही लीनियर हैं और दो वेरिएबल में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनसीईआरटी ने भी हमको ये सेम इक्वेशन यहाँ पे दिखाई हुई है। तो इस तरीके से जब दो इक्वेशन बना ली हैं तो अब हम इनको सॉल्व करना चाहेंगे, जो कि हम इस चैप्टर में सीखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो सिचुएशन हमको दी थी इसका हम बिना इक्वेशन की मदद से भी आंसर निकाल सकते हैं, बट हमको फिर हर बार कंडीशन लेनी पड़ेगी कि मान लो हुपला एक बार खेला, और उस तरीके से हम बार बार कंडीशन बनाएंगे, जो कि उसने इस पैराग्राफ में बताया है कि अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आप तुक्का लगा लगा के काफी सारी कंडीशन बनाओगे और उस तरीके से भी आप सॉल्व कर पाओगे। बट उसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये रहेगी कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और ये तो छोटा केस है, आगे चल के आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े केस भी बनेंगे जिसमें कि आपको एक एक दिन दो दो दिन का समय लग सकता है अगर आप तुक्का मार मार के सॉल्व करना चाहोगे तो इसीलिए अगर इक्वेशन बना के हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर एक बार में आ जाता है और उसमें तुक्का मारने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए हमको इस चैप्टर में इक्वेशन सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बता रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में हमको थोड़ा और एक्स्ट्रा में देखने मिलेगा। बोल रहा है क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस तरीके की होती है। क्लास 9 का चैप्टर 4 जो था उसमें यही सब बातें हमने करी थी। उसके बाद बोल रहा है कि लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो होती थी वो होती थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म। और इसमें एक कंडीशन इंपॉर्टेंट ये है कि a एंड b आर नॉट बोथ 0। अब यहाँ पे आर नॉट बोथ 0 का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। मतलब कि a 0 है तो b 0 नहीं होगा, और अगर b 0 है तो a 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब दोनों एक साथ एक बार में 0 नहीं हो सकते। इस लाइन का मतलब ये है जो कि आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि उसने सेम चीज यहां पे भी बोली है कि वी डिनोट द कंडीशन a एंड b आर नॉट बोथ 0 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इसी बात को एक और तरीके से लिखने का जो मैथमेटिकल वे है वो है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि a एंड b आर नॉट बोथ 0 एट द सेम टाइम। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ऐसा उसने क्यों बोला है। तो आप देखिए कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। अब मान लीजिए अगर a 0 हो गया और b भी 0 हो गया तो आप देखिए कि अकेला क्या बचेगा, c। और c क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट 0 के बराबर है तो आप देखिए कि कोई इक्वेशन ही नहीं बची है। अगर हमारे पास इक्वेशन के अंदर कोई वेरिएबल ही नहीं है तो फिर इक्वेशन बनी ही नहीं। इसीलिए एक वेरिएबल होना जरूरी है। इसीलिए उसने समझाया है कि या तो a 0 नहीं होगा या फिर b 0 नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोल रहा है कि ये जो लीनियर इक्वेशन आप देख रहे हो जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इस लीनियर इक्वेशन को अगर आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको कई सारे पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे कि उसने बोला कि अगर आप x इक्वल टू 1 पुट करते हो और y इक्वल टू 1 पुट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना बनेगा, 2 इंटू 1 यानी कि 2, 3 इंटू 1 यानी कि 3, जो कि कितना आ रहा है 5। तो यहां से आप बोलोगे कि LHS 5 आ गया, RHS 5 पहले से ही है तो LHS बराबर RHS है। इसका मतलब ये जो वैल्यूज हमने पुट करी है उसने इस इक्वेशन को क्या कर दिया है, सेटिस्फाई कर दिया है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि LHS बराबर RHS आ चुका है। तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दिस मीन्स 1,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरीके से आप अलग अलग वैल्यूज पुट कर करके काफी सारे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। और अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं आता है तो उस केस में आप बोलोगे कि दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया है। तो सेम चीज का अगर ज्योमेट्रिकली मीनिंग आप देखने जाओगे तो उसका क्या मतलब निकलेगा।
तो आपको पता होना चाहिए कि अगर लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ बनाओगे तो उसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसका एक ही सॉल्यूशन नहीं है, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे। आप देखिए कि अगर हम x की जगह 0 और y की जगह 5/3 पुट करते हैं तो ये भी एक सॉल्यूशन इसका ही है। आप देखिए कि आप इसको इसमें डालेंगे तो ये सेटिस्फाई इक्वेशन को कर देगा। इसी तरीके से अगर हम y की जगह 0 डालते हैं और x की जगह 5/2 डालते हैं तो ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर देगा। इस तरीके से आपको इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। अब इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप जाके ग्राफ पर ड्रॉ करोगे तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी और उसी को ज्योमेट्रिकली बोला जाता है कि अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन। और वो कैसे मिलती है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब यहाँ पे बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, किसको, इस वाली लाइन को, तो वो उसके ग्राफ पे भी लाई करेगा। इसका क्या मतलब है कि अगर आप इस इक्वेशन की ग्राफ बनाओगे जो कि एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है तो उस पे 1,1 लाई करता हुआ आपको दिखेगा, यानी कि 1,1 उसी पे आएगा। और इसके अलावा आप देखोगे क्योंकि 1,7 ने इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो आपको देखने मिलेगा कि 1,7 इस लाइन पे नहीं आएगा, वो इसके कहीं और ही होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए वो बोल रहा है कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। मतलब कि इस इक्वेशन के जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक मैंने ये बताया, एक मैंने आपको ये बताया, एक मैंने आपको ये बताया, अगर ये इसको सेटिस्फाई करते हैं तो इस इक्वेशन के ग्राफ की लाइन पर ये आएंगे ही आएंगे। ये वो हमको बता रहा है इस वाले पॉइंट में। तो ये एक पॉइंट है जो कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे वो बोल रहा है कि जो पॉइंट अभी अभी आपने पढ़ा था वो इन जनरल भी ट्रू है, यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन x, y है हमारे पास किसी भी लीनियर इक्वेशन का तो उसको उस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पे आना पड़ेगा और उसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अब वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है कि जो अभी अभी हमने पढ़ा है उसका उल्टा भी ट्रू है। उल्टे का क्या मतलब है कि अगर कोई पॉइंट किसी ग्राफ पे आ रहा है, मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे हमको मिलता है 1.4,3। अब आप देखिए कि क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ग्राफ पर आ रहा है इसका मतलब इसको इक्वेशन को भी क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये है इस पॉइंट का वाइस वर्सा जो हमने पढ़ा है। सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूं। अगर पॉइंट आता है हमारे पास जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको ग्राफ पर आना पड़ेगा और अगर ग्राफ पर आ रहा है तो उसको इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये इस लाइन का सीधा सीधा मतलब है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चैप्टर समझने के लिए बहुत जरूरी है। आगे बात कर रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म देखने में कैसी होगी। तो वो कुछ ऐसी दिखती है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि पेयर का मतलब होता है दो। आप देखिए कि यहाँ पे एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो इन दोनों इक्वेशन को मिला के ही हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x और y आपको देखने मिल रहे हैं। आगे उसने ये कंडीशन लगाई है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो हम ऊपर देख चुके हैं कि a1 b1 एक साथ 0 नहीं हो सकते, उसी तरीके से a2 b2 भी एक साथ 0 नहीं हो सकते। और क्या बोल रहा है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर ऑल रियल नंबर्स। इसका मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी जो वैल्यूज है वो कुछ भी हो सकती है रियल नंबर के अंदर। ये रूट के भी हो सकते हैं, ये पॉइंट के भी हो सकते हैं, ये फ्रैक्शन के भी हो सकते हैं, ये इंटीजर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगर रियल नंबर के अंदर है तो ये कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वो बता रहा है कि ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। आप देखिए कि यहाँ पर आपको x का कोफिशिएंट 0 दिख रहा है पर y का कोफिशिएंट 0 नहीं है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि हम ऐसा पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म कैसी दिखती है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन।
अब हम आगे बात करते हैं। आगे पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशंस है वो ज्योमेट्रिकली देखने में कैसी होंगी, हमको इस बारे में बात करनी है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती है उसका ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ये बात 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और मैंने अभी भी आपको बताई थी। अब आप देखिए कि हमारे पास इस बार दो लाइन्स है। अगर हमारे पास दो लाइन्स है तो हमारे पास दो लाइन से टोटल कितने केस बन सकते हैं ये हमको देखना है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए एक लाइन ये है ब्लू कलर की और एक लाइन मान लीजिए रेड कलर की है, तो क्या केस होगा कि एक बार तो ये हो सकता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट के निकल जाए, तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग। एक बार क्या केस हो सकता है कि ये जो लाइन है दोनों ही कैसी हो, पैरेलल हो, यानी कि दोनों ही कभी नहीं मिल सकती, ना तो इधर जाके ना इधर जाके, तो ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस। तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस है। एक और केस क्या हो सकता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे में ही अंदर घुस जाए, तो उस केस में ये लाइंस कैसी कहलाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन कहलाएंगी। तो उस केस में क्या कहलाएगा, ये कोइंसिडेंट लाइंस। इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं तो वो देखने में या तो इंटरसेक्टिंग ही होंगी या फिर पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी, और कोई केस पॉसिबल नहीं है, और जो एनसीईआरटी हमको यहाँ पे बता भी रही है। अब यहाँ पर आपको एक सिंपल सी चीज समझनी है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब उनके बीच में एक पॉइंट जरूर है ऐसा जो कि कॉमन आया है। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती यानी कि वो पैरेलल है, इसका मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो यहां पे हम बोलेंगे नो कॉमन पॉइंट। यहां पे बोला जाएगा वन कॉमन पॉइंट, और यहां पर हम बोलेंगे कि क्योंकि दोनों ही लाइन एक दूसरे पर ही लाई कर रही हैं, तो आप देखिए कि ये पॉइंट भी दोनों लाइन पे आ रहा है, ये पॉइंट भी दोनों लाइन पे आ रहा है, ये पॉइंट भी दोनों लाइन पे आ रहा है, सारे ही पॉइंट दोनों लाइन पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब बोला जाएगा कि इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट। ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि चैप्टर में आगे की तरफ आपको काम आने वाली है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं एग्जाम्पल 1 में। एग्जाम्पल 1 में हमको बोल रहा है कि अभी जो हमने अकेला का मेले वाला केस कंसिडर किया था उसी को हमको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो एल्जेब्रिकली हम रिप्रेजेंट कर चुके थे, हमने ये वाली इक्वेशन बनाई थी, अब इसी को हमको रीअरेंज करना है। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स बाय 2 है, अब 2 को हम इधर पहुंचा देंगे तो 2y आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स, और अब हम 2y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y, और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे और इसको राइट हैंड साइड पे लिख सकते हैं, तो x माइनस 2y कितना आ चुका है, इक्वल टू 0। अब सबसे पहली बात यह कि हमने ऐसा किया क्यों, तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जब भी हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमको जनरल फॉर्म में ही लिखनी होती है, इसीलिए हमने इसको रीअरेंज करके जनरल फॉर्म के फॉर्म में हम लेके आए, इसीलिए हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा है, और दूसरी इक्वेशन तो हमारे पास इसी तरीके से ही है, तो वो ऐसे की ऐसे बनी हुई है। अब क्या करते हैं कि हम इनको नाम दे देते हैं, तो आप देखिए कि इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन और इसको हमने नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन। ये हो गया अलजेब्रिकली इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब ग्राफिकली हम देख लेते हैं, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इस तरीके से हमने 9th क्लास में सीखा था कि टेबल बनाते हैं और उसके बाद वैल्यूज निकाल के चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू कैसे सेटिस्फाई हो रही है। तो इसमें देखिए कि इसने x इक्वल टू 0 पुट किया, और x इक्वल टू 0 पुट करने पे y इक्वल टू भी 0 आ गया, क्योंकि 0/2 कितना होता है, 0। x इक्वल टू 2 पुट किया तो 2/2 क्योंकि 1 होता है, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब इस तरफ इसने क्या किया है कि 3x प्लस 4y बराबर अगर 20 है और हमको y चाहिए, तो इसने क्या किया है, 3x को दूसरी तरफ ले गया, तो 4y कितना आ गया, 20 माइनस 3x, और फिर इसने y को अकेला कर दिया, यानी कि 4 की वैल्यू नीचे डिवाइड में दे दी, तो 20 माइनस 3x बाय टोटल कितना आ चुका है, 4। अब इसने क्या किया है कि x इक्वल टू 0 पुट किया है, तो अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आप देखिए कि ये पूरा टर्म चला जाएगा, 20/4 बचेगा, जो कि कितना आता है, 5।
20/3 पुट करेंगे आप तो आपको 0 मिल जाएगा, 4 पुट करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। कुल मिला के आपको पॉइंट्स मिल चुके हैं जिनकी मदद से आप दोनों ही लाइंस का क्या बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। ये हमारी फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। एक बार आपके पास पॉइंट आ गए तो आप जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि दोनों ही लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि उनके बीच में एक कॉमन पॉइंट आ रहा है जो कि कौन सा है, 4,2। 4,2 एक ऐसा पॉइंट है जो कि दोनों ही लाइन पर आ रहा है। इसका मतलब 4,2 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ अवर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ये पॉइंट है आपको, ये जो पॉइंट है वो आपको सीखना पड़ेगा। और 4,2 का मतलब क्या है कि x बराबर कितना आ चुका है 4 और y बराबर कितना आ चुका है 2। आप इस सॉल्यूशन को दोनों इक्वेशन में डाल के देख सकते हैं, दोनों ही इक्वेशन को ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर देगा। इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू अगर 4 है और x क्या था, जाइंट व्हील था, और y क्या था, हुपला था। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि जो अकेला है उसने जाइंट व्हील 4 बार झूला है और हुपला उसने 2 बार खेला है। आप देखिए कि 4 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 और 2 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। इस तरीके से उसके 20 रुपए भी खर्च हो रहे हैं और इस तरीके से उसके जाइंट व्हील और हुपला वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। क्वेश्चन में उसने बोला था कि जाइंट व्हील के आधा टाइम उसने हुपला खेला है, तो 4 का आधा 2 होता है, बिल्कुल सही है। और उसके टोटल 20 रुपए खर्च होने चाहिए, तो वो आप देख रहे हैं कि 12 और 8 रुपए यानी कि 20 ही खर्च हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम इसके ऊपर और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। एग्जाम्पल 2 में बोल रहा है कि रोमिला एक स्टेशनरी शॉप पे जाती है और 2 पेंसिल 3 इरेजर खरीदती है 9 रुपए में। उसके बाद उसकी फ्रेंड सोनाली जाती है और वो भी पेंसिल और इरेजर खरीदती है रोमेला के साथ, बट वो 4 पेंसिल खरीदती है और 6 इरेजर खरीदती है और उसका जो बिल आता है वो 18 रुपए का बिल हो जाता है। तो हमको पिछले एग्जाम्पल की तरह ही एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। अब आप देखिए कि हमको पेंसिल की कॉस्ट नहीं पता है, इरेजर की कॉस्ट नहीं पता है, बस हमको ये कंडीशन मालूम है कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर लेने पे 9 रुपए लगते हैं, 4 पेंसिल और 6 इरेजर लेने पे 18 रुपए लगते हैं। तो इसके लिए क्या किया उसने कि पेंसिल को मान लिया x रुपए का और इरेजर को मान लिया y रुपए का। बोलता है कि एक पेंसिल x रुपए की मान लेते हैं और एक इरेजर y रुपए की मान लेते हैं। तो अगर हम बात करें रोमेला की, तो रोमेला ने 2 पेंसिल खरीदी है तो उसके रुपए कितने लगेंगे, 2x लगेंगे, क्योंकि एक पेंसिल 1 रुपए की है तो 2 पेंसिल 2x की हो गई। और एक इरेजर y रुपए की है तो 3 इरेजर 3y की हो गई, यानी कि 3y। और ये दोनों रुपए मिला के टोटल कितना होना चाहिए, 9। तो इस तरीके से हमारे पास रोमेला की इक्वेशन आ गई है। अब सोनाली की इक्वेशन भी इसी तरीके से हम बना सकते हैं। उसमें 4 पेंसिल है तो 4x रुपए लग गए, 6 इरेजर है तो 6y रुपए लग गए और दोनों का सम मिला के कितना आना चाहिए, 18। तो इस तरीके से हमारे पास सोनाली की भी इक्वेशन आ चुकी है। तो ये तो हमने एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस कर दिया है। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको वापस से दोनों लाइंस का ग्राफ बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमको पिछली बार की तरह ही पॉइंट्स लेने पड़ेंगे और फिर उन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करके अपना ग्राफ बना लेंगे। तो ये एनसीईआरटी ने हमको करके दिखाया है। आप देखिए कि सबसे पहली इक्वेशन को उसने x इक्वल टू 0 पुट किया, इस तरीके से y इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 4.5 पुट किया, y इक्वल टू 0 आ गया। सेम यहाँ पर भी उसने इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स डाल के वैल्यूज निकाल ली। अब इन पॉइंट्स को उसने इस ग्राफ पे प्लॉट किया है, तो आपको देखने मिल रहा होगा कि आपको एक ही लाइन देखने मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो कोइंसिडेंट लाइंस का ग्राफ है। आप देखिए कि ये दोनों ग्राफ ही एक ही लाइन के हैं। आपको देखने मिल रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है और 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 है। अगर हम इस वाली इक्वेशन में से दोनों तरफ 2 का डिवाइड दे देंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे 3y बचेगा और यहाँ पे 9 बचेगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन कैसी हैं, बिल्कुल सेम है। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए था, कोइंसिडेंट, और वो आ भी रहा है। तो कोइंसिडेंट वाली सिचुएशन में आपको ग्राफ इस तरीके से देखने मिल जाएगा और इसमें हम कोई सॉल्यूशन नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हर पॉइंट ही अपने आप में एक सॉल्यूशन है। यहाँ पर कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है।
तो इस तरीके से हमने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। एग्जाम्पल 3 में हमको डायरेक्ट इक्वेशन गिवन है और हमसे बोल रहा है कि इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पिछले एग्जांपल्स की तरह ही हमको सेम स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे। पहले हम इसको नाम दे देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इनकी टेबल बनाएंगे जिससे कि हमको पॉइंट्स मिले और इन पॉइंट्स को निकालने के बाद हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स आ चुके हैं इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमको लाइन्स की ग्राफ देखने मिलेगी। यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि ये दोनों लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल लाइन्स हैं। इसका मतलब उसने तीनों ही एग्जाम्पल में हमको अलग अलग केस लेके बता दिए। पहले एग्जाम्पल में उसने बताया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस किस तरीके से होंगी, दूसरे एग्जाम्पल में उसने बताया कि कोइंसिडेंट लाइंस का केस कैसा होता है, और इस वाले में वो हमको बता रहा है कि पैरेलल लाइंस का केस किस तरीके से देखने मिलता है। तो ये थे एग्जाम्पल्स। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी बेटी से बात करते हुए बोलता है 7 years ago, यानी कि 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था जितनी भी तुम थी उस समय उसके हिसाब से। आगे बोलता है कि 3 years from now, यानी कि आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 times बड़ा रहूंगा। अब बात ऐसी है कि इस तरीके के जो सवाल आते हैं इसमें हमको क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे पर्सन कौन कौन है, 2 पर्सन है, एक तो आफ्ताब है और एक उसकी डॉटर है। तो जब भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरीके से टेबल बना लेनी चाहिए। इसमें हमको कंडीशन क्या क्या दी है वो हम लिख लेते हैं। तो एज वाले क्वेश्चन में टोटल 3 कंडीशन हो सकती है, एक तो पास्ट की एज, एक प्रेजेंट की एज और एक फ्यूचर की एज। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंट एज हमको माननी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज इसकी है x ईयर्स और इसकी है y ईयर्स। इसका क्या मतलब है कि आज के समय आफ्ताब मान लीजिए x ईयर्स का है और उसकी जो डॉटर है वो y ईयर्स की है। अब पास्ट की अगर बात करी जाए और फ्यूचर की अगर बात करी जाए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पास्ट में कितने पहले हम जा रहे हैं सवाल के अकॉर्डिंग। तो 7 ईयर्स सवाल में पीछे जाया जा रहा है तो हम भी 7 जाएंगे, और 3 ईयर्स आगे जाया जा रहा है तो हम भी 3 ईयर्स आगे जाएंगे। अब एक बहुत ही सिंपल सा एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि कोई इंसान अगर अभी 20 साल का है तो वो 10 साल पहले कितने साल का रहा होगा। तो आप बोलोगे कि अभी 20 का है, 10 साल पहले 20 में से 10 माइनस कर देंगे तो वो 10 साल का आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी इंसान की पास्ट एज निकाल सकते हैं। अब फ्यूचर की बात करते हैं तो अगर मैं बोलूं कि ये इंसान 5 साल बाद कितने ईयर्स का हो जाएगा तो आप बोलोगे 5 साल बाद 5 और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। सेम इसी लॉजिक से हमको इनकी भी ईयर्स में एज बतानी है, बट इस बार हमको एक्स और वाई में से प्लस और माइनस करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि पास्ट यानी कि 7 ईयर्स पहले आफ्ताब कितने का होगा, तो अभी ये एक्स का है तो 7 ईयर्स पहले कितने का रहा होगा, एक्स माइनस 7 का। इसी तरीके से इसकी डॉटर भी कितने की रही होगी, वाई माइनस 7 की, क्योंकि दोनों से ही 7 साल माइनस करने पड़ेंगे। सेम लॉजिक से अगर फ्यूचर की बात करी जाए तो इसकी एज हो जाएगी x प्लस 3 और इसकी हो जाएगी y प्लस 3। इस तरीके से आपने अगर एक बार टेबल बना लिए तो टेबल बनाने के बाद हमको ये जो सवाल में कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सवाल में वापस से देख लेते, उसने क्या बोला था कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम था और तुम्हारी कौन सी वाली एज, जो तुम्हारी उस समय थी। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम बोलेंगे कि आफ्ताब की जो पहले वाली एज थी यानी कि x माइनस 7 और जो उसकी डॉटर की पहले वाली एज थी y माइनस 7। बोल रहा है कि ये आफ्ताब इससे 7 टाइम्स बड़ा था तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई होगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि किस में 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है। आपको बस इतना याद रखना है कि आफ्ताब बड़ा है और डॉटर छोटी है। अब अगर आफ्ताब बड़ा है तो आप छोटे नंबर में मल्टीप्लाई करके ही तो बड़ा नंबर ऑब्टेन कर पाओगे। अगर आप पहले से ही बड़े वाले नंबर में 7 मल्टीप्लाई कर देते तो ये नंबर तो और बड़ा हो जाता, तो फिर वो अपनी डॉटर से काफ़ी बड़ा हो जाता और ये इक्वेशन नहीं बन पाती। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जिससे कि आपको आगे कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किस में क्या मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन होगा 7y माइनस 49। 7y को हम दूसरी तरफ पहुंचा देंगे x माइनस 7y
और -49 जब इधर आएगा तो वो हो जाएगा प्लस का 49, प्लस के 49 में से 7 चले जाएगा, बचेगा प्लस का 42 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ चुकी है एक इक्वेशन। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन में बोल रहा है कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा, और एज कौन सी, जो फ्यूचर की एज है। तो इसको अगर इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 3, और कब, जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम लॉजिक से यहाँ पे जैसे 7 का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 3 का करना पड़ेगा, क्योंकि डॉटर की एज छोटी है, छोटे में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो बड़े के बराबर आ सकता है। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस का 9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3y दूसरी तरफ चले जाएगा, यहाँ पे बनेगा x माइनस 3y, और ये जो 9 है वो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 3 माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी आ चुकी है, और इस तरीके से हमने एल्जेब्रिकली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया है। अब हम इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं। तो ग्राफिकली कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये हमारी इक्वेशंस थी और इनको हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब जैसा कि आपने एग्जांपल्स में देखा था, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमको टेबल बनाकर इनके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन की टेबल बना लेते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए अगर स्ट्रेट लाइन की बात करी जाए तो उसमें हमको मात्र 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। अगर हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं तो हमारी जो लाइन है ग्राफ की वो बन जाएगी। यहाँ पे हमने x और y लिखा। अब आप देखिए कि अगर मैं x को 0 पुट कर देता हूं, जैसा कि यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया है, तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 7y प्लस का 42 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 42 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू 42/7 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 6। इसका मतलब x इक्वल टू 0 रखने पे y इक्वल टू कितना आ चुका है, 6। इसी तरीके से अगर मैं x इक्वल टू 0 की जगह y इक्वल टू 0 रख देता हूं तो x कितना आ जाएगा, आप देख रहे हैं ये 0 अगर होता है तो x प्लस 42 कितना आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहां से सिंपली कितना बच जाएगा, माइनस का 42 आ जाएगा x। आप देखिए कि यहां से हमको 2 पॉइंट मिल चुके हैं, 0,6 एंड -42,0। तो ये फर्स्ट लाइन की बात हो चुकी है। इसी तरीके से हम सेकंड लाइन की भी टेबल बना लेते हैं। सेकंड लाइन की टेबल बनाने के बाद हम उसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने सेकंड लाइन की टेबल बना ली है। यहाँ पे लिखा हमने x, यहाँ पे लिखा हमने y। एक बार हम x को 0 पुट कर लेते हैं तो y कितना आएगा, x को अगर 0 पुट किया तो माइनस का 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब माइनस का 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 6। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 अपॉन माइनस का 3, ये इससे कट जाएगा, -2 आ जाएगा। तो x 0 रखने पे y कितना आ गया, -2। एक बार हम y को 0 रख के देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x माइनस 6 इक्वल टू 0 बचेगा, जो कि कितना आने वाला है, सिंपली 6। तो यहाँ से हमको 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, 0,-2 एंड 6,0। अब हम फटाफट से इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, और जब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी लाइंस का ग्राफ हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने -42,0 प्लॉट किया है, यहाँ पे 0,6 प्लॉट किया है, और इसको ज्वाइन करने से इस वाली इक्वेशन की ग्राफ आ चुकी है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने 0,-2 पुट किया है, 6,0 पुट किया है, और इस तरीके से इस वाली की भी इक्वेशन आ चुकी है। तो ये हमने जो हमारी कंडीशन थी उसको ग्राफिकली प्लॉट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले तो ये जो पीडीएफ है इसमें पता नहीं यहाँ पे 2 बॉल कैसे दे रखा है। ओरिजिनल बुक में यहाँ पे 3 बॉल है, इसलिए हम यहाँ पे 2 की जगह 3 लिख लेते हैं। अब हम इस सवाल को करते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक कोच है क्रिकेट टीम का जो कि 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3900 रुपीज में, और उसके बाद एक बैट और 3 बॉल और लेके आता है, वो आता है 1300 रुपीज में। तो हमको एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। तो हम मान लेते हैं कि बैट जो है वो x रुपीस का है, एक बैट x रुपीस का है, और एक बॉल मान ली जाती है y रुपीस की। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या 3 बैट आए जा रहे हैं तो 3x रुपीस बैट के लग जाएंगे और 6y रुपीस बॉल के लग जाएंगे, और टोटल होने कितने चाहिए, 3900। इसी तरीके से अगली बार में एक बैट और 3 बॉल लाई जा रही हैं तो इसके लग जाएंगे 1300 रुपीस।
तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 1, ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। ये हमने एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम इसको ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसके लिए हमको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये थी हमारी दो इक्वेशंस, और इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमने y की वैल्यू इस तरीके से लिख ली है इक्वेशन 1 वाली, और अब हमने x इक्वल टू 100 पुट किया, तो इस तरीके से हमको y इक्वल टू 600 मिल गया। x इक्वल टू 300 पुट करने पे y इक्वल टू 500 मिल गया। x इक्वल टू 700 पुट करने पे y इक्वल टू 300 मिल गया है। तो इस तरीके से हमारी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं। सेम इसी लॉजिक से आप देख रहे हैं कि हमने सेकंड इक्वेशन में भी यही सारी कैलकुलेशन करके इसकी भी टेबल बना ली है, और इसकी टेबल बनाने के बाद हम इसका भी ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है। ये देखिए, ये पॉइंट है 100, 600, ये वाला पॉइंट है 300, 500, और ये वाला पॉइंट है 700, 300। इस तरीके से हमको इस वाली लाइन की इक्वेशन मिल चुकी है, जो कि हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। और सेम तरीके से हमने सेकंड इक्वेशन भी प्लॉट करके निकाल ली है, जो कि इस तरीके से उसका ग्राफ बन रहा है। तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट थी 160 रुपीज। उसके बाद एक महीने बाद उनकी जो कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 4 kg ऑफ एप्पल और 2 kg ऑफ ग्रेप्स आने लग गए 300 रुपए के। तो हमको वापस से इन दोनों सिचुएशन को ही एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल कितनी है, मान लेते हैं x रुपीस, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स कितनी है, मान लेते हैं y रुपीस। तो स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है कि 2 किलो एप्पल थे तो 2x प्लस 1 किलो ग्रेप्स है तो y शुड बी इक्वल टू 160। और सेकंड केस में बोल रहा है कि 4 kg एप्पल है तो 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 300। अब हम चाहे तो इसमें से 2 कॉमन लेके इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा, 2x प्लस वाई अंदर बचेगा, दिस इज इक्वल टू 300। और इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 150। तो यहाँ से 2x प्लस वाई कितना आ गया है, 150। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में 2x प्लस वाई था 160, और बाद में आ रहा है 2x प्लस वाई 150, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स है वो 10 रुपये से कम हो चुकी है। तो ये हमने इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको इनकी टेबल बना के इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ बनाकर हम इसको ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये आप अब खुद से कर सकते हैं, मैंने आपको इतनी बार करके दिखा दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, और हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।